अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खताब। सिंध हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी मशीरा फरियाल तालपुर की 10 रोज़ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही दीगर मुतफरिक दरखास्तों पर डीजी नैब और नैब प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस को बैंकिंग अदालत से नैब अदालत मुंतकिल करने के फैसले पर हुक्म इम्तनाई की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख और जस्टिस उमर सियाल ने सिंध हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस की मुंतकली और मुमकिना गिरफ्तारी के लिए जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। इस दौरान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब से सीनियर वकील फारूक एच नाइक पेश हुए और अदालत में दलाइल दिए। फारूक एच नाइक ने कहा कि बैंकिंग अदालत में चेयरमैन नैब ने केस मुंतकली की दरखास्त दायर की, जिसे बैंकिंग अदालत ने मुरवजा कवानीन के बरखिलाफ मंजूर किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रावलपिंडी मुंतकिल करने का कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह की। अदालत उज़्मा ने कोई हुक्म नहीं दिया कि केस मुंतकिल किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में अपना नुक्ता उठाया, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा यह मामला तब था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब दरखास्तों को निपटा दिया। उसके बाद नैब चेयरमैन ने बैंकिंग अदालत में दरखास्त दी। वकील ने कहा कि यह केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। केस बैंकिंग अदालत में ज़ेर समाअत रहा और बाद में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत मुंतकिल कर दिया गया। FIR में भी कहीं जाहिर नहीं होता कि नैब इस मामले को देखे। ये केस करप्शन का नहीं है जिसे नैब अदालत मुंतकिल किया गया। फारूक एच नाइक के मौके पर अदालत ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आप क्या कहेंगे, जिस पर वकील ने कहा कि पैराग्राफ 300 में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म नहीं दिया कि केस इस्लामाबाद मुंतकिल हो। इस पर अदालत ने फिर इस्तफसार किया कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरखास्त दायर क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है, इसके बाद मजीद क्या बचता है। इस मौके पर अदालत ने डीजी नैब और प्रोसिक्यूटर नैब को नोटिस जारी करते हुए 26 मार्च को आइंदा समाअत पर जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी और फारूक एच नाइक की जानिब से पूरा रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साथ ही अदालत ने जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की अपीलों पर भी नोटिस जारी कर दिए। अदालत की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस को बैंकिंग अदालत से एहतसाब अदालत मुंतकिल करने के फैसले पर हुक्म इम्तनाई की दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया। अदालत आलिया की जानिब से हुक्म इम्तनाई की दरखास्त पर रिमार्क्स दिए गए कि फ्रीकैन को सुनने के बाद फैसला करेंगे। दूसरी जानब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब के कौमी इदारे की जानिब से उन्हें और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी को तलब करने के इकदाम को भी अदालत में चैलेंज कर दिया। वाज़ेह है कि नैब ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को 20 मार्च को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब किया है। एहतसाब के इदारे ने दोनों रहनुमाओं को पार्क लैंड करप्शन के मामले पर बुलाया है। तहम नैब के तलबी के नोटिस के खिलाफ आसिफ अली जरदारी ने दरखास्त दायर की और मौक़िफ़ अपनाया कि इस इकदाम को कल अदम करार दिया जाए। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि दो निजी कंपनियों के लेन देन के मामले पर नैब मुदाखलत नहीं कर सकता, नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए। उधर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस और नैब की तलबी के मामले पर हिफाजती और अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत में पेश हुए। इस दौरान कमरा अदालत खचाखच भर गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की दरखास्त पर समाअत की, जहां वकील फारूक एच नाइक की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि आसिफ जरदारी को तलबी का नोटिस जारी किया गया है जिस पर गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। जिस पर अदालत ने नैब की जानिब से आसिफ जरदारी की तलबी के मामले पर साबिक सदर की 10 लाख रुपए मुचलके के इवज़ 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही अदालत ने साबिक सदर को 10 दिन में मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म भी सुना दिया है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत भी मंजूर की और 10 रोज़ में ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म सुना दिया। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 10-10 लाख रुपए जर जमानत जमा कराने का हुक्म दे दिया। याद रहे कि 15 मार्च को कराची की बैंकिंग अदालत ने जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की कराची से इस्लामाबाद मुंतकली नैब की दरखास्त मंजूर कर ली थी और साथ ही आसिफ अली जरदारी, उनकी मशीरा व दीगर मुलजिमान की जमानतें वापस लेते हुए जर जमानत खारिज करने का हुक्म दिया था। जिसके बाद 16 मार्च को साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने बैंकिंग अदालत की जानिब से केस को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। साबिक सदर ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बैंकिंग अदालत की जानिब से मुकदमा मुंतकिली के अहकाम गैर कानूनी हैं और इस्तदा की कि बैंकिंग अदालत के फैसले को कल अदम करार दिया जाए। ख्याल रहे कि 2015 की अगर बात करें तो जाली अकाउंट्स और फर्जी लेन देन के मुकदमे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और उनके कारोबारी शराकत दारों से तहकीकात की जा रही हैं।
यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सिंध बैंक और सिमेंट बैंक में मौजूद इन 29 बेनामी अकाउंट्स में मौजूद रकम की लागत इब्तदाई तौर पर 35 अरब रुपए बताई गई थी। इस सिलसिले में FIA ने मारूफ बैंकर हुसैन लवाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अगस्त के महीने में जाली अकाउंट्स केस में ही ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 2018 7 सितंबर की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर मुमलिकत और उनकी बहन की जानिब से मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने के मुकदमे की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT तश्कील दे दी थी। इस JIT ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर से तहकीकात की थी, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मालूमात हासिल करने का फैसला किया था। ये उस वक्त बड़ा मामला उठाया गया था और जब बिलावल भुट्टो का भी नाम ECL में डाला गया तो उस पर जो चीफ जस्टिस थे वो उन्होंने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने उनका नाम और मुराद अली शाह का नाम भी लिस्ट से निकालने का हुक्म सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की बात करें नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से और जमानत पर नैब को नोटिस जो जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा काटने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त पर कौमी इंतसाब ब्यूरो नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर समाअत की, जहां नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस का कहना था कि हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है, हमने तिबी बुनियादों पर जमानत के लिए रजू किया था। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने पहली मेडिकल रिपोर्ट दी, जबकि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना अस्पताल ने दूसरी मेडिकल रिपोर्ट दी है। नवाज शरीफ के वकील ने बताया कि गवर्नर पंजाब ने 30 जनवरी को आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील दिया, जबकि सर्विसेज अस्पताल की भी मेडिकल टीम ने 6 फरवरी को रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब ने 4 रुकनी खसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये बोर्ड कब बना। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि 29 जनवरी को बोर्ड ने रिपोर्ट पेश की, दूसरी रिपोर्ट सर्विसेज अस्पताल ने 5 फरवरी को जमा करवाई। ख्वाजा हारिस ने बताया कि 15 फरवरी को अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बना और 18 फरवरी को बोर्ड ने रिपोर्ट दी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि कुछ दरखास्तें वापस ले ली गई हैं और नवाज शरीफ की तिब्बी जो तारीख बताती है कि वो लंदन में ज़ेरे इलाज रहे हैं। दौरान समाअत जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मेडिकल कमेटी ने बताया कि उनको नवाज शरीफ के इलाज का तरीकाकार नहीं बताया गया है। साथ ही चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर वो इन बीमारियों में मुब्तला हैं और सेहत मजीद ख़राब नहीं हुई तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। हम मेडिकल रिपोर्ट्स का जायज़ा ले लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कि हाई कोर्ट ने रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया या नहीं। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के वकील से मुकालमा किया कि मैंने हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा है, अपनी तिबी बुनियादों पर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी जिसे वापस ले लिया गया। क्या 15 जनवरी से कबल की नवाज शरीफ की तिबी तारीख मौजूद है? इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि पिम्स अस्पताल की एक मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है जब वो अडाला जेल में थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें ये भी मालूम है कि नवाज शरीफ लंदन में भी ज़ेरे इलाज रह चुके हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ की बीमारी को लेके बड़ी चाहमगोइयाँ की जा रही थी और बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे थे, अपोजिशन की तरफ से भी और जो रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ से भी ये बातें सामने आ रही थी और बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ की डील होने जा रही है मौजूदा हुकूमत की तरफ के साथ। और जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने भी बड़े बयानात दिए थे इस हवाले से, लेकिन जो नून लीग है उनकी तरफ से जो है वो इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई डील होने नहीं जा रही। और बिलावल भुट्टो ने भी जब नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि जो नवाज शरीफ हैं जो वो डील के हक़ में नहीं हैं और वो डील नहीं करेंगे, वो उसूलों पर कायम रहेंगे। तो अदालत उज़्मा में ये अपील दायर करने के साथ ही एक अलहदा दरख्वास्त भी जमा करवाई गई थी जिसमें उसकी 6 मार्च को जल्द समाअत की गुजारिश थी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जल्द समाअत की दरख्वास्त ये कहते हुए वापस कर दी कि इस मामले को खुसूसी तवज्जो नहीं दी जा सकती और कार्रवाई मामूल के मुताबिक ही की जाएगी। दरखास्त में मौक़िफ़ बनाया गया था कि नवाज शरीफ की सेहत पहले से ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा अदालत रवां हफ्ते ही दरखास्त की समाअत मुकर्रर करे, जिसे अदालत ने 19 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर किया था। याद रहे कि 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की इंसाफ अदालत के जज अरशद मलिक ने नैब की जानिब से दायर अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर फैसला सुनाया था। अदालत ने नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में शक की बुनियाद पर बरी कर दिया था, जबकि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सज़ा के साथ साथ 1 अरब रुपए और $2.5 करोड़ अलहदा जुर्माना भी आयद किया था। इसके अलावा नवाज शरीफ को अदालत ने 10 साल के लिए कोई भी अवामी ओहदा रखने से भी नाअहल करार दे दिया था। मज़कूरा फैसले के बाद नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पहले अडाला जेल और फिर उनकी ही दरखास्त पर उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया था।
बात करें हुकूमत को पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स में 11 अरब रुपए डॉलर की मौजूदगी का यकीन है। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यकीन है कि पाकिस्तानी शहरियों के बैरून मुल्क 1,52,500 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स में 11 अरब डॉलर की खतीर रकम मौजूद है, जिसमें से आधी रकम पाकिस्तानियों ने कभी जाहिर नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कारोबारी अफराद से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क से बाहर अकाउंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। उनके मुताबिक तमाम ऑफशोर अकाउंट्स पाकिस्तान में रहायश पजीर शहरियों के हैं, जिनमें मौजूद निसफ से ज़ायद रकम ज़ाहिर नहीं की गई और ज़्यादातर के कारोबार जो हैं वो कानूनी लिहाज से दुरुस्त या दर्ज भी नहीं हैं। उनका कहना था कि ये अकाउंट्स मुल्क में होने वाली टैक्स चोरी का अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी हैं और अगर हम ये रकम वापस मुल्क में लाने में कामयाब हो जाएँ तो हमें किसी से कर्ज मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हमाद अजहर ने बताया कि हुकूमत ने नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा, वफाकी तहकीकाती इदारे, स्टेट बैंक पाकिस्तान और FBI की मदद से पाकिस्तान के मुमकिन टैक्स दहिंदगान का प्रोफाइल तैयार करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है। वाज़ेह है कि चेयरमैन FBI जाज़िब खान ने पार्लिमानी कमेटी के गुज़श्ता हफ्ते होने वाले इजलास में बताया था कि ना तो इदारे इन ऑफशोर अकाउंट से टैक्स वसूल का कोई हदफ मुकर्रर किया, ना ही पनामा लीक्स के बाद टैक्स में इजाफा देखा गया। तो इसके बाद ख्याल रहे कि तकरीबन 400 अकाउंट्स होल्डर्स के अकाउंट्स में 10 लाख डॉलर्स या इससे ज़ायद रकम होने का इम्कान है, जिसमें OECD की जानिब से मालूमात शेयर करने की बुनियाद पर FBI ने सिर्फ एक फ़र्द से 12 लाख डॉलर टैक्स वसूली की है। इसके अलावा उन्होंने दावे की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम से इक़्तिदार में आकर ये रकम वापस मुल्क में लाने का वादा किया था, जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिकवरी यूनिट भी कायम किया। न्यूजीलैंड के हवाले से बात करें तो न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में कुरान की तिलावत, वज़ीर आज़म का अस्सलामु अलैकुम से खिताब का आगाज़। न्यूजीलैंड में पहली मरतबा पार्लियामेंटी जो इजलास का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हुआ, जबकि वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने इस्लाम से खिताब का आगाज़ किया। न्यूजीलैंड की रिपोर्ट हेरल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में स्पीकर की क़यादत में मुनाकिद खुसूसी इजलास में तमाम मज़ाहब के रहनुमा भी शरीक थे और क्राइस्ट चर्च में मसाजिद पर हमले के बाद पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का आगाज़ कुरान पाक की सूरतुल बकरा की आयात की तिलावत से हुआ। वाज़ेह है कि सूरतुल बकरा की इन आयात में ईमान वालों को सब्र की तलकीन की गई है, जबकि अल्लाह की राह में मारे जाने वालों को मुर्दा ना कहने का हुक्म है। इन आयात में जानो माल से आजमाए जाने का भी जिक्र है। कुरान पाक की तिलावत के बाद न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब का आगाज़ सलाम से किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई दहशतगर्द को इस दहशतगर्दी से बहुत सी चीज़ें मतलूब थीं, वो शोहरत, बदनामी की तलाश में था। उन्होंने कहा कि आप मुझे कभी इस दहशतगर्द का नाम लेते हुए नहीं सुनेंगे। वो एक दहशतगर्द है, मुजरिम है, इंतहा पसंद है, लेकिन जब मैं उसके हवाले से बात करूँगी तो वो बेनाम होगा। उन्होंने कहा कि उनका नाम लें जिन्हें इस हादसे में खो दिया, ना कि इस शख्स का जो इसका जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि शायद शोहरत की तलाश होगी, लेकिन हम न्यूजीलैंड में इसे कुछ नहीं देंगे, इसका नाम भी नहीं लेंगे। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त मुतासरीन का ख्याल और सबकी हिफाजत ज़रूरी है। मुतासरा ख़ानदानों को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपका गम नहीं जान सकते, लेकिन हम हर मरहले पर आपका साथ दे सकते हैं। हम मोहब्बत, मेहमान नवाजी से आपका साथ दे सकते हैं और हमेशा देंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।